ओके, तो आपके पास है इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आगे आपकी थ्रू आउट मैथमेटिक्स या आपके साथ साथ चलेगी। अच्छा बेटा, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, इरेशनल की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इरेशनल की अच्छी बात यह है कि आप यू कैन इजीली आइडेंटिफाई एन इरेशनल नंबर whenever you have a non-square number inside a square root, then that particular number is basically known as irrational number. And exactly the same way, whenever you have a cube root and inside the cube root you have a non-cube number, then that is definitely an irrational number. Because both of these, they will give you non-terminating and non-recurring number, decimal. Okay, and then special character pi, it is always an irrational number. It has been and it will be always an irrational number. Pi आपके पास है Where the screen irrational. is in split view. क्या हुआ? The screen split view में आधी नजर आ रही है। आधी नजर आ रही है? ओके, एक सेकेंड। बेटर। Yep. अच्छा, इसमें फिर आपके पास यहाँ पे ये आ गया कि हाँ, पाई के बारे में बात करते हैं, तो ये भी आपके पास एक इरेशनल नंबर है। सो non-square number inside a square root, non-cube number inside a cube root, and pi, they give you non-terminating, non-recurring. Okay, today I'm going to talk about non-terminating decimal. Recurring or non-recurring doesn't matter. But if it is non-terminating and recurring, तो वो rational हो जाएगा. Non-terminating और non-recurring तो वो irrational हो जाएगा. So regardless of that, rational है या नहीं है, हम non-terminating जो decimals होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे यहाँ पे आज. So, यहाँ इसी आपकी accuracy maintain करवाते हैं. So basically how to round off significant figures, decimal places, accuracy, ये सारी चीजें मैटर करती हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका थ्रू आउट regardless of what topic you are doing in mathematics, accuracy का एक नंबर होता है. अगर आपने accurate आंसर मेंटेन नहीं किया और accurate आंसर आपने फाइनल आंसर में नहीं दिया तो आप इसका एक नंबर जो है वो कट जाएगा. तो 20 क्वेश्चन होते हैं, अराउंड 24 पेपर 2 में. तो हर क्वेश्चन में अगर आपका उसमें से अगर इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाली अगर बात की जाए, तो तेरा लेट्स सपोज 15 क्वेश्चन, तो 15 मार्क्स एक्यूरेसी की वजह से चले जाएंगे एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन. ओके बेटा, आपकी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशंस वो सारी आपने नॉन एग्जैक्ट कैलकुलेशंस, ठीक है? नॉन एग्जैक्ट सिर्फ यही मतलब है जो ऊपर मैंने आपको बताया है, जो आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देंगे, ठीक हो गया? आपने अगर उसको डेसिमल वैल्यू लिखनी है तो आपने हमेशा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आप अपना आंसर फाइनल आंसर दिया करेंगे, ठीक हो गया? और फिर इफ दैट कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स एंगल्स, ठीक हो गया, तो वो आपने हमेशा 1 डेसिमल प्लेस में लेने. इफ दैट कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स करेंसी, मतलब डॉलर्स हैं, रुपीज हैं, व्हाटएवर करेंसी इज देयर, तो आपने अपना आंसर हमेशा 2 डेसिमल प्लेसेस में देना होगा, ठीक हो गया? ये कुछ रूल्स हैं जो हमें साइड बाय साइड लेके चलने होंगे. अब आपके पास आते हैं नॉन एग्जैक्ट वैल्यू का कैसे पता चलेगा. जैसे आपके पास रूट ऑफ 3, एक होता है एग्जैक्ट वैल्यू और एक होता है नॉन एग्जैक्ट वैल्यू. सो फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रूट ऑफ 3, दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू. I can write it down as root of 3. Everyone knows that it is root of 3. But अगर मैं इसकी डेसिमल वैल्यू लेके आता हूँ, अगर इसी चीज की मैं डेसिमल वैल्यू लिखता हूँ, कैलकुलेटर है, स्क्रीन कैलकुलेटर, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर नहीं है, आपको अपने अपने कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा. मैं अपने कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, बल्कि ठहरे. Yes. तो
स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर रूट। नाउ यू कैन सी दिस, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। 1.73 ये आपके पास आ गया। इसने कैलकुलेटर ने अपनी कैपेसिटी है, जितना इसके डिस्प्ले की कैपेसिटी है उसमें उस हिसाब से उसका आंसर दे दिया। Yes. Can you see it? ओके, अब ये है, चलिए मैं बड़ा करके लिख देता हूँ। 1.73205080, बस इतना ही लिखते हैं, बहुत है। अब ये एक नॉन एग्जैक्ट वैल्यू है, कोई इसको यहाँ तक लिखेगा 3 डेसिमल प्लेसेस तक, कोई 4 डेसिमल प्लेसेस में, कोई 5 डेसिमल प्लेसेस में। सो ये इसको नॉन एग्जैक्ट वैल्यू बोलते हैं। तो जब भी आपसे एग्जामिनर एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछे तो उसका ओरिजिन आपने लिखना है कि वो कहाँ से है। तो वो एग्जैक्ट वैल्यू आपने रूट ऑफ 3 लिखनी है। एग्जैक्ट वैल्यू एग्जामिनर कैसे पूछता है, उसके कमांड वर्ड क्या यूज करेगा, इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर दें, इन टर्म्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3 आंसर दें। तो वो आपको क्वेश्चन आएंगे, मैं साथ साथ आपको दिखाता रहूंगा, लेकिन ये चीज याद रखनी। अगर उसने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि आपने एग्जैक्ट वैल्यू आंसर देना है, तो डेफिनेटली हमें उसकी डेसिमल वैल्यू देनी होगी। हम देखें, अगर ये सिंपल कैलकुलेशन है तो हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स देंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं, उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे आपके पास। सिग्निफिकेंट फिगर्स के आपके पास 3 रूल्स हैं। 0 इन बिगिनिंग ऑफ अ नंबर is always non-significant। ठीक हो गया, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, आप उसको कभी भी काम नहीं करेंगे अगर शुरू में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 0.003, तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है which is this 3। शुरू के जितने भी जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। सेकंड, 0 इन between non-zero digits is always a significant figure. For example, 103, for example, 0.103, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है। 0 at the end is sometimes significant and sometimes non-significant। अब ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। जो थर्ड पॉइंट लिखा है मैंने आपको, 0 आखिर में आते हैं तो वो कभी सिग्निफिकेंट होगा कभी नहीं होगा, वो कैसे पता चलेगा। टेकिंग यू बैक टू द प्रीवियस पेज। फॉर एग्जांपल, एग्जामिनर आपको कहता है इसी नंबर को आप लिखें। हम चले स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसी नंबर को हम सबसे पहले वन सिग्निफिकेंट फिगर में, रूल क्या है, किसी भी नंबर को जब आप लिमिटेड सिग्निफिकेंट फिगर में लिख रहे होते हैं, आप उतने डिजिट्स लिखेंगे, बाकी सब डिजिट्स को जीरो कर देंगे। एक रूल। दूसरा रूल, पॉइंट के बाद वाले जितने भी जीरोस होंगे आखिर में, उनको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अभी वो चीज क्लियर हो गई। तो बल्कि हम बड़े नंबर से स्टार्ट लेते हैं तो छोटे नंबर तक आएंगे। हम स्टार्ट करते हैं 7 significant figure में, इसको लिखते हैं सबसे पहले। So if I want to write down the very same number in 7 significant figures, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक मुझे लिखना है। इसके बाद सारे नंबर्स को मैंने आपको क्या बोला था, क्या कर देना है, 0। ठीक हो गया। दूसरा,
जो लास्ट डिजिट आप लिख रहे हैं, दिस इज माय लास्ट डिजिट, उससे वेरी नेक्स्ट डिजिट इफ इट इज 5 और ग्रेटर, तो आप पिछला जो लास्ट डिजिट है उसको राउंड अप कर देंगे। तो इन दिस केस दिस इज गोइंग टू बी 1.73205 आगे वाले दो डिजिट्स जीरो में कन्वर्ट हो गए, 8 भी जीरो में कन्वर्ट हो गए और ये जीरो भी, ये पहले जीरो था खैर। अब आप पॉइंट के बाद के जो जीरो है इनको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था उसमें था कि लास्ट वाला जो डिजिट है जीरो, अगर वो आ जाए तो कभी सिग्निफिकेंट होगा और कभी नहीं होगा। तो ये आपके पास ये आ गया 7 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरीके से अब हम चलते हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 5 यहाँ तक मैंने लिखा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1.7320 और फिर आगे सारे नंबर जीरो होने। अब क्योंकि अगला नंबर 5 था, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको तो ये गलत हो जाएगा। मुझे इस नंबर को 1 में कन्वर्ट करना है बिकॉज दिस डिजिट इज 5, दिस इज द लास्ट नंबर आई एम राइटिंग इट डाउन। इसके बिल्कुल नेक्स्ट नंबर जो है इफ इट इज 5 और ग्रेटर देन 1 तो हम उसको राउंड अप कर देते हैं। तो इस केस में मुझे इसको राउंड अप करना है, तो ये राउंड अप हो गया, आपके पास हो जाएगा 1.7321। तो आप इसको लिखेंगे 1.7321 करके मैं इसको लिखूंगा। लेट्स सपोज दैट, अब मुझे थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि जीरो कभी आखिर में सिग्निफिकेंट होगा और कभी नहीं होगा। इसको थोड़ा सा मैं नीट कर देता हूँ। Let's clear the mess from here first. Let's suppose ये आपके पास 4 है। तो जब मैं इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखूंगा 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ तक लिखना है। Now this is my last digit. The number right after it is less than 5, so I'm not going to round up the last digit. तो इसको मैं लिखूंगा 1.7320। अब ये जीरो आखिर में, in this case it is significant because I know मैंने काउंट यहाँ तक किया, because earlier इसका ओरिजिन क्या था कि it was, this zero was between two non-zero digits, तो ये significant हुआ और मैंने इसको राउंड अप किया यहाँ तक इसको लिमिट किया 5 सिग्निफिकेंट टुगेदर। तो दिस जीरो इन दिस केस इज अ सिग्निफिकेंट। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ठीक हो गया। अब इसको हम करते हैं 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखते हैं। 1 सिग्निफिकेंट बस मैंने यहाँ तक लिखना है, उसके बाद के सारे नंबर्स मैंने जीरो कर देने। उसके बाद के जो मैं सारे नंबर जीरो कर रहा हूँ क्योंकि सारे जीरो को पॉइंट के बाद हैं, तो पॉइंट के बाद मैंने जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती। अब इससे अगला नंबर 5 से बड़ा है तो पिछला नंबर डेफिनेटली 2 हो जाएगा, तो ये बेसिकली 2.00000 बनता है, तो पॉइंट के बाद वाले जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यू विल बी जस्ट लेफ्ट विद 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक हो गया। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आते हैं, अब मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल करके, लेट्स से आपके पास है 345.3427। अब एग्जामिनर आपको कहता है कि आप इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में अगेन लिखें। 1 सिग्निफिकेंट फिगर में बेटा यहाँ तक मैंने लिखना है, दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 3, अगला नंबर 5 से छोटा है, सारे नंबर आगे जीरो हो जाएंगे। पॉइंट के बाद वाले जीरो जो है वो आप नहीं लिखेंगे, पॉइंट के पीछे वाले जीरो आप लिखेंगे। नाउ दीज टू, ये जो 4 था ये भी जीरो में कन्वर्ट हुआ है, ये भी जीरो में कन्वर्ट हुआ है। दीज टू वर बिफोर द पॉइंट, तो ये मैंने लाजमी लिखने हैं। पॉइंट के बाद वाले जो जीरो है वो नहीं लिखेंगे। ये अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। 345 को जब 1 सिग्निफिकेंट फिगर में वो कहता है लिखें तो वो सिर्फ 3 लिखाते हैं, व्हिच इज रॉन्ग। तो आप इसको 300 लिखेंगे। आपकी ये जो कन्वर्जन हो रही है जीरो में, ये आपने लाजमी लिखनी। पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट जीरो में कन्वर्ट होते हैं वो हम नहीं लिखते हैं इसके ऊपर। अच्छा, ये था आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? डेसिमल प्लेस भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है।
एग्जामिनर इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस का मतलब पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट्स लिखने हैं बस, वो आसान है। ठीक है, अगर रूल्स एग्जैक्टली सेम फॉलो होंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने नहीं देखने, आपने सिर्फ पॉइंट के बाद देखने वो कितने डिजिट्स मांग रहे हैं आपसे। तो माय मेन पॉइंट वाज कि आपको एग्जामिनर, अच्छा अब वापस चलते हैं। अगर तो ये करेंसी का क्वेश्चन होता तो मैंने यहाँ तक लिखना था 345.34। करेंसी में ऐसा क्यों लिखते हैं, फॉर एग्जांपल तो $345.34 मैंने इसको प्रॉपर लिखना है। ठीक हो गया, तो 345.34 प्रॉपर लिखूंगा। अगर मैं इसको 345 लिखा तो वो भी गलत है, पॉइंट थ्री सिर्फ 3 तक लिखता हूँ 345.3 तक, तो वो भी गलत है। तो मुझे कंप्लीट इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में देना होगा अपना आंसर। टेकिंग यू बैक, जो जहाँ मैंने रूल्स लिखवा है ये। तो कैलकुलेशन जितनी भी है 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो रैंडम कैलकुलेशन है। अगर आप एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 डेसिमल प्लेस में आंसर देंगे। अगर आप करेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो 2 डेसिमल प्लेस में आपका आंसर होगा। अगर वो एग्जामिनर ने कुछ स्पेसिफाई किया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस में एग्जामिनर खुद से बता देता है कि इसका आंसर आपने कितने एक्यूरेसी उसकी देनी है, तो उसमें फिर डेफिनेटली आपने वो फॉलो करना है। ये रूल्स पेपर के स्टार्ट में लिखे होते हैं जहाँ इंस्ट्रक्शन दी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थ्रू आउट द पेपर आपके ये साथ साथ चलते हैं, डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस एज वेल। ये था आपका सिग्निफिकेंट फिगर वाला। अच्छा, अब हम चलते हैं, नाउ वी शुड बी एबल टू सॉल्व नंबर्स रिलेटेड वर्कशीट। उसके अंदर और जो कुछ रैंडम क्वेश्चन आएंगे उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स मैं साथ साथ देता जाऊंगा। राइट, ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट टू प्राइम नंबर्स आफ्टर 47। अब है आपने कैलकुलेटर से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये, अच्छा कैलकुलेटर मॉडल आपके पास कौन सा होना चाहिए जिससे आपको कंप्लीट आईजीसीएसई का मैथ्स का पैकेज होता है उसके अंदर fx 991 ex classes by Casio. There are different models out there. There are different brands. सब अच्छे हैं, but this is the recommended one for IGCSE and A levels. आप इसमें काफी सारी आपको सपोर्ट दे देता है। अब अगर आपको चेक करना है प्राइम नंबर, now you should know the definition of a prime number. A prime number is a number जिसके प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद और एक वन। ये दो ही नंबर पे वो डिवाइड हो सकता है। एक फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर 5 है, ये सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स पे डिवाइड होगा कंप्लीटली। आप इसको 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं और आप इसको 1 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इन दो नंबर के अलावा आप किसी और नंबर पर इसको डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल में आंसर देगा। तो इसलिए ये नंबर जो है आपके पास एक प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, नंबर जो अपने ऊपर डिवाइड होता है या फिर वन के ऊपर डिवाइड होता है, दैट्स इट। तो इसके दो ही फैक्टर्स बनते हैं, द नंबर इटसेल्फ एंड द नंबर वन। ये फैक्टर्स हैं इसके, इसलिए इनके ऊपर वो डिवाइड हो रहा है, अदरवाइज इसके और कोई फैक्टर्स नहीं होते। अब प्राइम नंबर कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, आपको क्लियरिटी नहीं होती। वैसे असूलन आपको 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, आपको वो ज़बानी याद होनी चाहिए। You can get that list from Google very easily. Let me pull that off for you guys. I hope you can see it. These are prime numbers from 1 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसमें उसने उसको हाईलाइट किया हुआ है। तो ये आपको सारे ज़बानी याद होने चाहिए। ये जितने भी हाईलाइटेड नंबर्स हैं यू शुड नो दैट कि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। बट अगर ये याद नहीं है, लेट्स मूव टू दैट पॉइंट कि अगर ये आपको किसी वजह से याद नहीं है तो जो कैलकुलेटर मॉडल मैंने लिखवाया अगर वो आपके पास है तो फिर आप कैसे चेक कर सकते हैं कि गिवन नंबर है जिस नंबर के बारे में आप सोच रहे हैं वो प्राइम नंबर है या नहीं है। उसके लिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज तरीका बता देता हूँ। 47 के बाद आता है सबसे पहले तो जितने भी इवन नंबर्स हैं वो डेफिनेटली प्राइम नंबर नहीं है, लाइक 2 4 6 8 0 जिनके आपको आता है बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय 2। तो उसके अलावा आप नंबर देखते हैं 47 के बाद 48 आता है, फॉरगेट अबाउट दैट।
इवन नंबर आ गया 49, आई एम नॉट श्योर, वैसे तो ये 7 के टेबल में आता है बट आई एम नॉट श्योर फॉर सम रीजन कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो इसके लिए मैंने कैसे अपना चेक करना है, मैं इसको ऐसे चेक करूंगा कि मैं 49 टाइप करूंगा अपने कैलकुलेटर में, इक्वल प्रेस करूंगा, उसके बाद आपके कैलकुलेटर पे एक बटन होता है FACT कि मुझे इसके फैक्टर्स बना के दो, तो वो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा। अगर तो वो उसके फैक्टर्स बना के आपको दे देता है, इस 49 को आप पुट करेंगे तो वो आपको 7 स्क्वायर दे देगा या 7 into 7 लिख के देगा, तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके फैक्टर्स बना के दे दिए। अगर तो वो एज इट इज 49 ही रिफ्लेक्ट कर देता है तो इसका मतलब है कि जो 49 है ये प्राइम नंबर है, दैट इज व्हाई द कैलकुलेटर इज नॉट बीइंग एबल टू फैक्टराइज इट। क्लियर है क्या? तो Yes. यहाँ से मुझे एक चीज याद आई, लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हिच यू शुड नो। जब भी आपको टाइम मिले तो ये बेटा अगर आप याद कर लेंगे तो आपकी आईजीसीएसई मैथ्स बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगी और आपको बहुत आसानी हो जाएगी। एक चीज तो मैंने आपको अभी बताई कि वो है आपके पास 1 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक हो गया। जो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे वो फिर कॉम्पोजिट नंबर होंगे, पर ये आपको याद होने चाहिए, 1 से लेकर 100 तक जितनी भी प्राइम नंबर्स की लिस्ट है वो आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको सारे स्क्वायर नंबर्स आपको कहाँ तक पता होने चाहिए, 1 से लेकर 20 तक पहुंचे तो बेस्ट है, 15 तक तो लाजमी है। आपका स्पीड अप हो जाएगा बहुत सारा प्रोसेस, हर टाइम कैलकुलेटर पे रिलाई करना, आईजीसीएसई में दोनों पेपर्स में कैलकुलेटर अलाउ होता है बट आप बहुत सारी जगहों पे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। एक सेकंड, मैं ये कोर्स स्टूडेंट है अब्दुलरहमान, आपका पेपर कब है? मई जून 2024 में या आगे देना आपने पेपर? 2024 में देना है। ये 2024 में है, ओके, सारे 24 वाले। और आप आईजीसीएसई के हो लेवल्स के? IGCSE। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, तो जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं वो आपको 1 से लेकर 20 तक तो हर हाल में याद होने चाहिए, लेकिन 1 से लेकर 15 तक अगर हो जाता है तो बेस्ट है, अगर मिनिमम भी अगर आप याद करना चाहें। सेम गोज फॉर क्यूब नंबर्स, ये आपकी कैलकुलेशन प्रोसेस को बहुत ज्यादा एनहांस कर देते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कैलकुलेटर पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपको 1 से लेकर 8 तक आपको क्यूब नंबर्स जुबानी याद होने चाहिए। 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपको 1 से लेकर 15 तक सबके या मिनिमम आपको 12 तक लाजमी आने चाहिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जैसे मैंने भी आपको बोला था, जितने भी इवन नंबर्स हैं जिनके आंकड़े में 2 4 6 8 आता है वो सारे 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, 0 भी जिसके आंकड़े में आता है। तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, हर वो नंबर जिसके आंकड़े में 0 या 5 आता है वो डेफिनेटली 5 पे डिवाइड होगा। सो दीज आर द डिविजिबिलिटी टेस्ट। आप नंबर देखें, यू शुड बी एबल टू टेल, इससे क्या है फॉरन से नंबर देख के आपको पता चलेगा अच्छा ये फलां नंबर पे डिवाइड हो सकता है सिंपलीफिकेशन में। तो आपको कैलकुलेटर पे फॉरन जंप करके हिट एंड ट्रायल करके उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा एनहांस कर देंगी। लाइक 30% आपका पेपर जल्दी खत्म हो जाएगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। आप डिविजिबिलिटी टेस्ट के बाद बेटा आपके पास आता है इसके अंदर प्राइम नंबर्स हो गए, स्क्वायर नंबर हो गए, क्यूब नंबर हो गए, डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गए, फाइन। नेक्स्ट इज चलिए अभी फिलहाल मेरे दिमाग में, हाँ टेबल्स हो रही है बस। टेबल आपका जो है वो 1 से लेकर 12 तक, 15 तक करना अच्छी बात है, नहीं तो ये भी आपको 1 से लेकर 12 तक लाजमी आनी चाहिए। अगर ये चीजें आती हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। नाउ टेकिंग यू बैक टू द वर्कशीट, अभी आ जाते हैं इसी क्वेश्चन पे। अब ये वही क्वेश्चन है, अगर मुझे सारे प्राइम नंबर्स 1 से लेकर 100 तक जुबानी याद है तो फिर तो ये वाला क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ही इजी हो गया। और अगर मुझे याद नहीं है तो फिर मैं कैलकुलेटर के ऊपर रिलाई करूंगा और वहां से एक एक चीज चेक करूंगा। तो चलिए बताएं जरा इसका क्या आंसर होगा। 53 and 59. 53 एंड 59. 53 एंड 59, ठीक हो गया। अच्छा, राइट द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ साइज स्मॉलेस्ट फर्स्ट। यहाँ पे भी जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर किया,
ये वही है, वैसे भी टाइम बहुत आसान सवाल है नॉर्मली। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है बेटा, फौरन से इनकी डेसिमल, ये एग्जैक्ट वैल्यूज दी हुई है उसने, आप इनसे फौरन से डेसिमल वैल्यूज लेके आए। और द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप इसको 7 डेसिमल प्लेसेस पे लिखें। उसकी वजह है, अगर आप इसको 2 या 3 डेसिमल प्लेस पे इसको रखते हैं, या इसको रखते हैं, या इसको रखते हैं, तो आपका इनमें टाई आ सकता है। मतलब दे आर, अक्सर ऐसा क्वेश्चन होता है कि वो 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक, या अक्सर 5 डेसिमल प्लेसेस तक भी एग्जैक्टली सेम चल रहा होता है, सो यू कैन नॉट डिसाइड विच इज बिगर और स्मॉलर। तो इनको आपने नंबर्स को 7 डेसिमल प्लेसेस में आप पहले कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल वैल्यू निकालेंगे इनकी, और फिर इसकी भी 1 सेकंड में कैलकुलेटर उठाए लूं अपना, ताकि हम थोड़ा सा क्विक कर लें, क्योंकि स्क्रीन पे कैलकुलेटर पुल आउट करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ जी, अच्छा जी, आपके पास में कैलकुलेटर हो तो बेहतर है। अच्छा जी, 399 डिवाइडेड बाय 401। ओके, मेरे पास जो कैलकुलेटर में इसका डिस्प्ले आ रहा है, मैं इसको लिखता हूँ। तो आई एम गेटिंग 0.99501, 2 तक लिख लेते हैं। मैंने 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेस लिखे हैं। The next number is 698 divided by 701। यहाँ से आंसर आ रहा है मेरे पास इसका 0.99570। ये मैंने अगेन इसको 6 डेसिमल प्लेसेस में लिखा है। नेक्स्ट इज 598 over 601। 598 over 601, यहाँ से आंसर आ रहा है 0.9950008। अब क्योंकि मैंने नंबर सारे 6 डेसिमल प्लेसेस में लिखे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई, अच्छा देखिए, अगर मैं इसको 3 डेसिमल प्लेसेस में रखता है, ये भी 99599, ये 996 हो जाता, तो ये 995, तो इन दो में टाई आ जाता, आप डिसाइड ना कर पाते, तो फिर आपको शुरू से सारी कैलकुलेशन करनी थी। तो अब यहाँ पे आपके लिए साइन 995 तक तो सारे एक जैसे हैं। अब आप इनमें से डिसाइड करें, 12, 720 और 8, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? डेफिनेटली वो 8, and that came from 598 over 601। तो आप अपने आंसर स्पेस में लिखेंगे 598 over 601। इसके बाद है आपके पास ये 12, and that came from 399 over 401, and next is definitely the remaining one, 698 over 701। डबल फ्रैक्शन। अच्छा जी, डबल फ्रैक्शन पे अगर हम बात करें, वैसे तो ये क्या लिखा हुआ है, वर्कआउट। सो एग्जामिनर विल एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट ऑफ वर्किंग। अगर तो लिखा होता ना कैलकुलेट कमांड वर्ड, तो आप इसको एज इट इज, जो मैंने ऊपर कैलकुलेटर मॉडल लिखवाया था, उसमें एज इट इज पुट करें और अपना आंसर निकालते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ वर्कआउट, सो ही इज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट ऑफ वर्किंग देयर। तो डबल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखें बेटा यहाँ पे। तो डबल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले a ओवर b डिवाइडेड बाय c ओवर d, पहले मुझे बताएं इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं आगे क्या करूंगा? a over b divided by c over d। Cross multiplication. No, this is a division sign. Reciprocal. Yes, so you change the division sign to the multiplication, and the fraction right after the division sign उसको आप reciprocate कर देते हैं, वो d over c होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट पता है ना? अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलते हैं, डबल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। Now, if I have 2 over, if I have 2 over 3 divided by 3 over 4, for example. So this is, isn't this same as 2 over 3 divided by 3 over 4?
सेम है कि नहीं? Yes, same. So if this is same, so can I write this as 2 over 3 multiplied by 4 over 3? So instead of Yes. going from here to here in steps, आप डायरेक्ट याद रखें तो जो नीचे वाली फ्रैक्शन है उसको आपने फ्लिप करना है और ऊपर वाली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? अगर वो ये याद नहीं रहता ये शॉर्टकट, तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है प्रॉपर मैथमेटिकल प्रोसेस कि हाउ टू गो अबाउट दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन मैन्युअली. अब मुझे यहाँ पे डबल फ्रैक्शन की वर्किंग कैसे शो करनी है यहाँ पे एग्जाम्पल को, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिलीवर किया. अच्छा, अब इसकी जब मुझे वर्किंग शो करनी है तो दिस इज हाउ आई विल गो अबाउट इट. सो 1 प्लस 2 ओवर, दिस इज द मेन डिवीजन लाइन. ये देखिए प्लस के सामने लिखी हुई है, तो आपने भी ध्यान रखने है, इसको अकॉर्डिंगली ही लिखना है. 3 प्लस 4 ओवर, सो आई विल ऐड दीस टू अप. 5 प्लस 6 इज 11. अब मुझे इनको ऐड करना है. अच्छा देखें यहाँ पे नंबर से रिलेटेड बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैं साथ साथ बताते जाऊंगा. यहाँ पे अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया बेटा, फ्रैक्शंस को तो ऐड करना भी डिफरेंट प्रोसेस है. उस पे सिंपल एक प्रोसेस होता है, डिनोमिनेटर्स को सेम बना दें. इस पे भी डेफिनेटली वही लगेगा, बट इस पे एक शॉर्टकट है. सो 3 और 4 ओवर 7, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. इसको आप नॉर्मल प्रॉपर इम्परफेक्ट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? Seven times 3 Denominator plus को 4. multiply करेंगे. शाबाश. So we will multiply these two. 7 3 are 21. यहाँ से जो भी आंसर आता है उसमें 4 ऐड कर देंगे. So 21 plus 4 is 25 over 7. We apply the exact same process over here. So for example, like इसको अगर मुझे solve करना है, बिल्कुल mixed fraction वाला process लगा हुआ है. So 11 times 3 is 33. 33 plus 4 is 37. 37 over 11 आंसर है. अगर बीच में माइनस का साइन होता तो 33 minus 4 में करता तो 29 over 11 आंसर आ जाता. ओके, तो ये शॉर्टकट्स अगर आपको पता होंगे तो आप कैलकुलेटर के ऊपर हर दफा रिलाय नहीं करेंगे. सो 1 प्लस 2 ओवर 37 ओवर 11. मेन डिवीजन लाइन मेरे पास इंटैक्ट है, प्लस के साइन के साथ है, इक्वल टू के साथ अलाइंड है. इन चीजों का ध्यान रखना है जब भी डबल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है. अच्छा, रूल क्या था? जो डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन है, दिस इज द मेन डिवीजन लाइन ओवर हियर. दिस इज द फ्रैक्शन इन द डिनोमिनेटर. इसको फ्लिप करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना. हम वही रूल अप्लाई करने लगे. 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर 37 डायरेक्ट, ठीक है? नाउ दिस इज गोइंग टू गिव मी 1 प्लस 22 ओवर 37. इसको कैलकुलेटर में उसी तरीके से पुट करें या आप मैन्युअली करें जैसे वो तरीका होता है. 37 into 1 37. 37 प्लस 22 आपके पास कितना होता है? 59. तो आपके पास फाइनल आंसर होगा 59 ओवर 37. एग्जामिनर ने कोई बताया नहीं कि मिक्स फ्रैक्शन में देना है, कैसे करना है, आपने अपना आंसर देना है. तो आप इसका आंसर एज इट इज लिखेंगे 59 ओवर 37. एग्जामिनर ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी, तो आपने इसको एज इट इज लिखना है. डेसिमल वैल्यू कोशिश करें ना दें इसकी, क्योंकि जब आप इसकी डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी आपके पास? 59 over 37, that is नॉन टर्मिनेटिंग आ रही है आपके पास. अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो डेफिनेटली नॉन एग्जैक्ट हो जाएगी. क्वेश्चन का फॉर्मेट फ्रैक्शन में था, हमने अपना फाइनल आंसर भी फ्रैक्शन में देना है. ये चीजें आपने साथ साथ अंडरस्टैंड करनी है. यहाँ तक क्लियर है बेटे? अच्छा, नेक्स्ट टाइम रिलेटेड क्वेश्चन. टाइम रिलेटेड क्वेश्चन पे आ जाएंगे. टाइम के इसमें पार्ट है हम बाद में करेंगे, फाइनेंस नहीं, पार्ट बी फाइनेंस से रिलेटेड है. ठीक है, हम पहले टाइम रिलेटेड ही देखते हैं. व्हाट वाज द टाइम व्हेन ही सोल्ड? ओके, नाउ इफ यू रीड द क्वेश्चन 518 पे उसने पाई कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जिसको 24 आवर फॉर्मेट और एएम पीएम में कंफ्यूजन होता है? अगर है तो बता दो, मैं क्लियर कर देता हूँ. इज इन Yes. 24 आवर फॉर्मेट और एएम पीएम में कोई कंफ्यूजन आता है आपको?
नहीं नहीं। अब्दुलरहमान, परिशे, इससे कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन आता है, ठीक हो गया। व्हाट अबाउट यू परिशे? I'm fine, sir. ओके, Yeah. अच्छा ठीक हो गया। अच्छा बेटा देखिए, जब भी साथ ए एम पी एम नहीं लिखा हुआ तो वो डेफिनेटली 24 आवर फॉर्मेट में। अब आपने मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, आई गेट कंफ्यूज्ड, तो आई कैन नॉट प्रोसेस द टाइम 24 आवर फॉर्मेट, तो आई ऑलवेज कन्वर्ट देम इनटू ए एम पी एम फॉर्मेट फर्स्ट एंड देन आई प्रोसेस द कैलकुलेशन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है उसने 24 आवर फॉर्मेट में दिया था, सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस इनटू एएम, ये एएम है। कैसे पता चला? 24 आवर फॉर्मेट में जब भी 12 से छोटा नंबर होगा तो वो एएम होगा आपके पास, 12 से बड़ा नंबर आपके पास पीएम होगा। ओके, ये जो आवर्स की बात कर रहे हैं, लेस देन 12 सो दिस इज एएम। अगर 12 से बड़ा नंबर होगा लाइक इंक्लूडिंग 12 तो वो पीएम होगा। ठीक है, 12 के साथ 12 से ऑनवर्ड सारे पीएम आ जाते हैं। अच्छा फाइन, टाइम रिलेटेड। अच्छा, 85 मिनट्स लेटर ही सोल्ड ऑल द फिश, तो इसमें हमने 85 मिनट्स को ऐड करना है। डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। Now you are allowed to use calculator. Now you should know how to use your calculator smartly over here. I'll show you my calculator here. आप लोगों की कैलकुलेटर पे जो मैंने फैक्टराइजेशन वाला बटन बताया था वो शिफ्ट से था, उसी बटन के ऊपर आप देखेंगे, मैं बटन ड्रॉ कर देता हूँ आपके ऊपर, उस कैलकुलेटर पे इस तरह का निशान बना हुआ होगा, समझ रहा है? ये टाइम वाला बटन है। ये कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो इस पर देख लीजिएगा। ये जो है आपके पास आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स। अब आपने इसकी कंप्यूटेशनल स्ट्रेटजी देखनी है क्या है, आपको ये बटन यूज करना आना चाहिए। अब मैंने कैलकुलेटर में एंटर करना है इसको 5 आवर्स 18 मिनट्स, तो 5 आई विल प्रेस दैट बटन। तो इस बटन को मैं बी लिख देता हूँ, कौन सा बटन मैं प्रेस करूँ, तो मैंने एक दफा 5 लिख के फिर मैंने बटन प्रेस किया प्लस। अब 5 लिख के जब मैंने बटन प्रेस किया तो उस कैलकुलेटर में फीड हो गया 5 आवर्स है, ठीक है, तो पहले वो आवर्स ले, फिर मुझे मिनट्स फीड करने हैं, तो फिर मैंने लिखा 18 एंड देन दैट बटन अगेन। अब उसने फीड कर लिया 18 मिनट्स दिए, सेकंड्स का डाटा नहीं दिया हुआ तो मैं नहीं प्रेस करना। जब मैं नहीं प्रेस कर रहा तो कैलकुलेटर भी इसको प्रोसेस नहीं करेगा। अब इसमें मुझे ऐड करना है, इसमें मुझे ऐड क्या करना है 85 मिनट्स। अब कैलकुलेटर में आपने आवर्स ऐड कर रहे हैं। अब देखिए पहले क्या ले रहे हैं, आवर्स ले रहे हैं, हम क्या एंटर कर रहे हैं, मिनट्स ले रहे हैं। तो वी नीड टू टेल द कैलकुलेटर वी आर नॉट एडिंग एनी आवर, सो 0 आवर्स एंड 85 मिनट्स। तो आप 0 फिर सेम दैट बटन, ये मैं प्लस प्लस का साइन नहीं लगाना, ये मैं प्रोसेस बताने के लिए तो क्या क्या करना है, प्लस का साइन नहीं लगाना, ठीक है। आप 0 प्रेस करेंगे, फिर वो बटन प्रेस करेंगे, फिर 85 एंटर करेंगे, फिर वो बटन प्रेस करेंगे। तो इसका मतलब है आप कैलकुलेटर में फीड किया अपने अंदर कि 0 आवर्स एंड 85 मिनट्स, और यहाँ पे उसको ऐड करेगा वो 5 आवर्स एंड 85 मिनट 18 मिनट्स में, इनके बीच में आपने प्लस का साइन जरूर दबाना है, तब जाके वो आपको इसका आंसर देगा। अगर कैलकुलेटर है तो प्लीज डू इट क्विकली। इसको समझाने में टाइम लगा है, अदरवाइज दिस इज क्विकर वे कि आप इसको मैन्युअली करें। एग्जाम्पल ने कोई आपसे नहीं पूछा कि वर्कआउट करें या इसकी वर्किंग शो करें, टाइम के क्वेश्चन में कभी भी नहीं पूछता, तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो 5 आवर्स 18 मिनट्स प्लस 0 आवर्स 85 मिनट्स, मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 6 आवर्स 43 मिनट्स एंड 0 सेकंड्स। कैलकुलेटर आपको डिस्प्ले में पूरा फॉर्मेट के साथ देगा, लेकिन हमने इसको प्रॉपर्ली इसमें लिखना है 6 आवर्स एंड 43 मिनट्स। आफ्टर 85 मिनट्स दिस विल बी द क्लॉक टाइम। टाइम से रिलेटेड दो किस्म के क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक होता है टाइम ड्यूरेशन, एक ड्यूरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि इवेंट ए से लेकर इवेंट बी तक कितना टाइम लगा है, और एक होता है क्लॉक टाइम। ये क्लॉक टाइम का क्वेश्चन था, इसमें वो पूछ रहा था
व्हाट वाज द टाइम व्हेन ही सोल्ड फिश, तो आपने क्लॉक टाइम बताया था। दोनों केसेस में आपको ये यूज करना है, ठीक है। क्लॉक टाइम में इसको यूज करने में एक प्रॉब्लम आता है, जब आपका टाइम आपका सॉरी 24 आवर से ज्यादा का टाइम हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फ्लाइट ड्यूरेशन बता देता हूँ। लेट्स से फ्लाइट ड्यूरेशन जिसमें स्टे के साथ आपको कहता है जी कंट्री ए से कंट्री बी तक जाने में आपको लेट्स से 72 आवर्स लगते हैं। अब ये 72 इज मोर देन 24। अब इसमें इसमें एक दिन से ज्यादा का टाइम लगा, तो इसमें डेज नहीं फीड कर रहा वो, तो उसमें फिर ध्यान करना होगा कि आपको किसी स्मार्टली आपको कैसे यूज करना है। ठीक हो गया, डेज आप साइड पे कर देंगे, उसमें जितने भी प्रॉपर डेज है उसमें से माइनस कर देंगे 72 या लेट्स से 74 है, 74 में से आप सीधे सीधे डेज निकाल लेंगे कितने कितने बचते हैं, फिर उसमें जो रिमेनिंग टाइम है वो आपने इनिशियल टाइम में ऐड करना होगा। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, इसी जो मैंने अभी आखिरी बात बताई है। लेट्स सपोज एग्जामिनर कहता है डिपार्चर टाइम है ए से 7:36 AM, बी में आप पहुंचे आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ 78 आवर्स। अब 78 आवर्स मुझे इसमें ऐड करने, क्लॉक टाइम पूछ रहा है कितने बजे वहां पहुंचे। ठीक हो गया, तो 78 आवर्स में इसमें, या चलिए हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, 78 आवर्स एंड 24 मिनट्स। अब वो क्लॉक टाइम पूछ रहा है कि आप बताएं क्या टाइम था जब आप वहां पे पहुंचे। अब आपने 78 आवर्स में से सबसे पहले तो सीधे सीधे डेज आप जो है ना वो माइनस करेंगे। एक दिन में कितने आवर होते हैं बेटा? 24. 24. 24। तो चले एक दिन हमने माइनस किया, 2 दिन हमने माइनस किए, कितने आवर्स हो गए टोटल? 48 अभी भी नहीं हुआ। एक और दिन आप माइनस करें 24, कितने दिन हो गए टोटल? 3 दिन हमने माइनस कर लिए, टोटल आवर्स कितने माइनस हो गए? 72। 72 आवर्स माइनस हो गए ना बेटा। 24 × 3 आप करेंगे तो 72 आवर्स हो गए। सो पीछे कितने बच गए 72 आवर्स? इस 78 आवर्स में से 72 आवर्स माइनस कर दें, 72 आवर्स को माइनस कर दें, बीच में से कितने आवर्स बच गए 78 में से? 78 माइनस 72 कितना आता है? 6. 6 आवर्स। सो बेसिकली 3 डेज तो आपने साइड पे कर दिए। उसने क्लॉक टाइम पूछा था, हमने उससे कर दी, तो 6 आवर्स एंड 24 मिनट्स आपको इसके अंदर ऐड करना होगा कैलकुलेटर के अंदर। तो अब मैं कैलकुलेटर के अंदर इस तरीके से करूंगा, 7 आवर्स 36 मिनट्स प्लस 6 hours 24 minutes equal, this is giving me 1400 hours। 1400 hours का क्या मतलब है? 2 PM। एग्जामिनर ने अगर आपका क्वेश्चन AM PM फॉर्मेट में दिया है तो आप अपना आंसर AM PM फॉर्मेट में देंगे। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन 24 आवर फॉर्मेट में दिया है तो आप अपना आंसर 24 आवर फॉर्मेट में देंगे। क्लियर? चलिए, दिस इज इट फॉर टुडे। आज हमने छोटी छोटी काफी सारी चीजें सीखी कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में सीखा, हमने टाइम के बारे में सीखा, हमने एक इंटीजर को और फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना है उसका शॉर्टकट सीखा, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स देखा, कैलकुलेटर की हमने टेक्निक्स देखी, प्राइम नंबर से रिलेटेड हमने देखा कैलकुलेटर पे आप प्राइम नंबर कैसे चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही है। मंडे से आगे हम इसी से आगे हम स्टार्ट करेंगे। ये कंप्लीट वर्कशीट तो नहीं करेंगे हम, इसमें जितने ज्यादा क्वेश्चन हम कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के वो करेंगे। इसमें तो 160 क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करूँ, ये 10 दफा आया होगा इसी टाइप का क्वेश्चन, तो हम इस तरह के रिपीटेड कॉन्सेप्ट को नहीं देखेंगे। जहाँ प्रॉब्लम आएगा वो आपने मुझे बताना है, बेशक वो रिपीटेड कॉन्सेप्ट हुआ बिल्कुल ओवरलेट करें। ओके Okay, sir. चल ठीक है, टेक केयर, सी यू ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.